ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टीथ देख लिया और टंग देख चुका है, ठीक है ना। टीथ और टंग पढ़ चुके। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स या ग्रसनी। फेरिंग्स या ग्रसनी, ध्यान देना। नोज बनाया, लिप, चिन, ओके। और ये गला। इधर देखना अब। नाक और माउथ के बीच में यहाँ पर एक हड्डी है, बोन है। इस बोन में बहुत सारे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स हैं। कभी कुत्ता मुंह फाड़ा होगा तो देखे होगे, बहुत ये जो पैलेटाइन बोन है उसमें बहुत सारे ऐसे हॉरिजॉन्टल मार्क्स होते हैं, गड्ढे गड्ढे खांच होते हैं। कभी बिल्ली गुस्सा हुई होगी तो देखे होगे, खांच होते हैं। मतलब वो खांच इतना ज़बरदस्त होता है कि वो नीचे से भी अगर कुछ खाते हैं तो वापस गिरता नहीं है। हमारे जैसे तो नहीं है, हाथ से पकड़ के डाल लिया ऐसे खा लिया। वो नीचे से चाहे तो पानी भी पी सकते हैं उससे। मतलब वो जो पैलेटाइन बोन में हॉरिजॉन्टल फीसर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिवेशंस होते हैं, फीसर्स और एलिवेशन, वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि पानी एक बार आने के बाद वापस मुंह से गिरता भी नहीं है, ठीक है। पैलेट का जो पिछला पार्ट है वो सॉफ्ट होता है और यूवुला ऐसे लटकता रहता है। क्लियर है। तो पैलेट के दो पार्ट हुए, पैलेट के या तालू के दो भाग। सामने की तरफ कौन सा पार्ट? हार्ड पैलेट, ठीक है ना। सामने की तरफ है कठोर तालू है। देखो ये सामने की तरफ ये वाला जो तालू है यहाँ से लेके यहाँ तक हार्ड पैलेट है, कठोर है। क्यों? क्योंकि ये बोन है, हड्डी है। इसका नाम है पैलेटाइन बोन। पैलेट है, तालू है, तालू वाली हड्डी, पैलेटाइन बोन। पीछे की तरफ बैकवर्ड साइड, बैक साइड हड्डियां नहीं है। पीछे की तरफ कभी आईने में देखना, पीछे की तरफ सांस के साथ वो थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, मतलब वहाँ पर कोई बोन नहीं है। तो पीछे की तरफ कोई भी बोन नहीं है, पैलेटाइन बोन नहीं है पीछे की तरफ। इसीलिए पीछे वाले तालू को हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट या कोमल तालू। कोमल तालू का लटकता हुआ पार्ट है जो नाक वाला चेंबर और माउथ वाला चेंबर को क्लोज कर देता है। जब कभी हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो नाक बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं यूवुला या घंटी। क्लियर है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया पैलेट के बारे में। इसको रिवाइज भी कर सकते हो आप। चलो मैं पैलेट को मिटा देता हूँ क्योंकि ये जगह घेरेगा, इसीलिए मैं इसको मिटा दिया। ओके। अच्छी बात तो ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, बाक 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 बाक। देखो ये मान के चलो कि ये नाक से हवा गया। सबसे सामने ये वाला पार्ट है, ये है नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल, ठीक है। यह है नेजल वेस्टिब्यूल।
यहाँ से पीछे की तरफ ये जा रहा है हवा, देखो ये है नेजल चैम्बर, यहाँ से एयर जा रहा है पीछे की तरफ, ठीक है ना। यहाँ है टंग, टंग है, ये है फूड का पैसेज, दिस इज फूड, ये फूड पार्टिकल, क्लियर। और ये है यूबुला, लटक रहा है, ये है यूबुला, यूबुला, ठीक। ध्यान देना, दिस इज ओरल कैविटी, ओरल कैविटी बोलो या मुख गुहा बोलो या बक्कल कैविटी बोलो, एक ही चीज है। ये है नेजल चेंबर या नेजल कैविटी या नासिका गुहा। पैलेट के ऊपर से हवा जा रहा है और पैलेट के नीचे से फूड जा रहा है, ठीक। यूबुला के बाद अब देखना ध्यान से, यूबुला के इधर पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं तो कहता हूँ थोड़ा और नीचे तक, ये जो पार्ट है यहाँ पर फूड का और एयर का कंबाइंड पैसेज है, दोनों का एक साथ पाइप है। देखो फूड यहाँ से आ रहा है, फूड आ रहा है यहाँ से, और इधर से हवा भी आ रही है। हवा को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, चलो ये एयर भी आ रहा है, फूड भी आ रहा है, ये है एयर और ये फूड। पीछे वाला पार्ट में दोनों चैम्बर मिक्स हो गए हैं, फूड का पाइप भी और एयर पाइप दोनों एक साथ मिक्स हो गए हैं। इस भाग को हम कहते हैं फेरिंग्स या ग्रसनी, ओके। देखो ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, अगर यूला इसको टच कर जाता है यहाँ, तो वहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में फूड नहीं पहुँच पाएगा। तो ऊपर वाले भाग को, फेरिंग्स का ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला भाग, नाक के पीछे वाला भाग हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स ही है लेकिन नाक वाला फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। इससे नीचे वाला पार्ट जहाँ पर फूड टच कर रहा है, फूड नीचे माउथ के पीछे वाला फेरिंग्स, उसको हम बोलेंगे, ओरल का मतलब माउथ, इसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, ठीक है ना। हिंदी में नेजोफेरिंग्स को नासिका ग्रसनी और ओरोफेरिंग्स को मुख ग्रसनी, ओके, क्लियर है इतना। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दो, सामने की तरफ, सामने की तरफ ये ट्रेकिया है या श्वास नली, ये सामने की तरफ श्वास नली, ये है लैरिंग्स, लैरिंग्स है ये, लैरिंग्स, कंठ, ये देखो ये है कंठ, कंठ या लैरिंग्स, जहाँ से आवाज आ रहा है, सांस से तो आवाज आ रहा है ना, सबसे ट्रेकिया का सबसे ऊपरी वाला पार्ट लैरिंग्स है, क्लियर। इसी लैरिंग्स से एक कार्टिलेजिनस ढक्कन निकला होता है। ये जो कार्टिलेजिनस ढक्कन है, ये कार्टिलेजिनस ढक्कन, उपास्थि में ढक्कन, इस ढक्कन को हम कहते हैं
अच्छा सुनो, ये जो छेद है जहां से हवा अंदर जाएगा, एयर अंदर जाएगा, इस छेद को, ये जो छेद है इस छेद को हम कहते हैं ग्लॉटिस। तो ट्रेकिया की ओपनिंग, श्वास नली का छिद्र ग्लॉटिस कहलाता है। इसको ढकने वाला जो ढक्कन है कार्टिलेज का बना हुआ, उसको हम कहते हैं ईपी का मतलब ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन है, इसीलिए हम कहते हैं उसको ईपी ग्लॉटिस। क्लियर? जब भी हम खाना खाएंगे, जब उसको निगलेंगे, निगलना होता है, तो ये ट्रेकिया थोड़ा सा ऊपर की ओर चढ़ जाता है। जब ऊपर की ओर चढ़ जाएगा तो ये लैरिंक्स बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो ग्लॉटिस है, इपीग्लॉटिस, उसको ढक लेगा, और जो हमारा फूड है वो पीछे की तरफ ईसोफेगस में चला जाएगा। ये देखो पीछे की तरफ ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हिंदी में ग्रास नली भी कहते हैं। तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कहीं ग्रसनी, कहीं ग्रास नली, कहीं ग्रहणी, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना। ओके, देखो लैरिंग्स का जो पीछे वाला पार्ट है, लैरिंग्स के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट है, इसको हम लैरिंगोफेरिंग्स भी कहते हैं। जनरली एनसीईआरटी में फेरिंग्स के सिर्फ दो ही पार्ट दिया हुआ है, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, लेकिन लैरिंग्स या कंठ के पीछे भी तो एक पार्ट है ग्रसनी का, जिसको हम लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। क्लियर? तो इन तीनों को एक साथ मिला के हम कहते हैं फेरिंग्स या ग्रसनी। ग्रसनी के तीन भाग, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ आहार नाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर हवा के साथ फूड मिक्स होता है, मतलब एयर का एंड फूड का दोनों का कॉमन पैसेज है, एक ही नली है फूड के लिए और हवा के लिए, तो वो होता है फेरिंग्स। ओके, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। देखो, जब तक बोलस मुंह में होता है, फूड मुंह में होता है, जीभ के पिछले हिस्से से सामने की तरफ, जब तक जीभ में जब तक फेरिंग्स से पहले होता है फूड, हम फूड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही जीभ के पीछे हम निगलते हैं, जैसे ही फूड फेरिंग्स में चला गया, फेरिंग्स में फूड चला गया, उसके बाद हम फूड को वापस नहीं ला सकते, फूड आगे की तरफ ईसोफेगस में चला जाता है। ओके, देखो अब ईसोफेगस की बात करते हैं। यह है ईसोफेगस जो नीचे की ओर जा रहा है। ईसोफेगस की लंबाई होती है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक है, वही 20-25 सेंटीमीटर आसपास होगा ईसोफेगस। ईसोफेगस एक स्टार पॉइंट, एक सीधी नली है, स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ है भाई? फेरिंग्स से स्टार्ट हुआ है। कहाँ को जाएगा? स्टमक को जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? फेरिंग्स से स्टार्ट होकर स्टमक तक जाता है, ठीक है। चलो, ये देखो स्टमक बना दिया, दिस इज स्टमक। ईसोफेगस की खास बात बता देता हूं मैं। 20 से 25 सेंटीमीटर सीधी नली होती है। तीसरी बात, फूड बढ़ते जा रहा है, ये फूड पार्टिकल है, ये बढ़ते जा रहा है, फूड बढ़ते जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये देखो फूड आगे की तरफ बढ़ते जाता है, फूड आगे की तरफ बढ़ते जाता है, आगे की तरफ फूड बढ़ते जाता है। यहाँ पर स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर बताया था,
वहाँ से फूड चला गया स्टमक। अब ईसोफेगस तो ऐसे होलो नली है नहीं, ये तो बिल्कुल फ्लैसिड होती है, ऐसे मुड़ जाती है, जैसे कि मान लो कि रबर का पाइप है, कोई रबर, बहुत पतला रबर का पाइप है, जब उसमें कुछ नहीं भरा रहता तो पिच का रहता है, जब उसमें कुछ भरो तो पार होना स्टार्ट हो जाता है। एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो कि कोई सांप है, एक स्नेक है, वो एक मेढक खा लिया, बड़ा सा मेढक, तो जब मेढक उसके गले में होगा तो उसका गला फुला हुआ रहेगा। जैसे जैसे वो अंदर जाएगा, मतलब वैसे वैसे फूलता जाएगा, वो सांप फूलता जाएगा और नीचे बढ़ता जाएगा। बाहर से दिखेगा कि मेढक कहाँ तक पहुँचा है, वो फ्रॉग कहाँ तक गया है, ठीक है ना। तो वैसे ही फूड पार्टिकल होते, फूड बोलस होता है, वो धीरे धीरे उतरता जाता है। देखो कैसे बना के बता देता हूँ। मान लो ये फूड है, बोलस है, ठीक, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस, ईसोफेगस। ये फूड जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ईसोफेगस ऊपर में ऐसा हो गया, ये बोलस यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पहुँच गया। कुछ देर के बाद, 1 सेकंड के बाद, ये बोलस जो है यहाँ पहुँच गया, और कुछ देर के बाद ये बोलस है वो स्टमक में पहुँच जाएगा। देखो कुछ देर के बाद ये बोलस स्टमक में पहुँच गया। तो ये जो मूवमेंट है आहार नाल का, पूरे आहार नाल में ऐसा मूवमेंट होता है। ईसोफेगस हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, फूड ऐसे ही मूवमेंट करता है, प्रोपेल होते हुए आगे जाता है, प्रोपल्सन। इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट, आगे की तरफ बढ़ाने वाला मूवमेंट है। ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, या क्रम से कुंचन होते जा रहा है, एक क्रम में कुंचन होते जा रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति। ओके, तो पेरिस्टाल्सिस या क्रमाकुंचन गति का मतलब समझ गए क्या होता है। रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन, एक लहर बनता है और उसी लहर के कारण फूड आगे बढ़ता जाता है। इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस या क्रमाकुंचन गति। आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही फूड है वो आगे की तरफ प्रोसीड करता है। ओके, चलो क्रमाकुंचन गति तो समझ गए, और मैं आगे कुछ बताता हूँ आपको। यही तो प्रॉब्लम है, हैंग होता है। इधर ध्यान, सीधी नली है, क्लियर। दूसरी बात, इसमें क्रमाकुंचन गति हो रही है। अरे ये तो हर जगह होती है, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है ना, आप लोग समझ जाओ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो पेरिस्टाल्सिस तो पूरे जीआईटी में होता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही फूड को निकले वो छट से नीचे पहुंच गया स्टमक में, रुका क्या ईसोफेगस में? नहीं। जब रुका नहीं तो डाइजेशन हुआ क्या ईसोफेगस में? नहीं। जब ईसोफेगस में डाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे क्या, यहाँ सिक्रेशन होगा क्या? नहीं। तो चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट, यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पर कोई भी पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। सिर्फ एक ही ग्रंथि है जो फूड को सट्ट से नीचे ले जाने में सहायता करती है। वो ग्रंथि बताऊं? बहुत सारे यहाँ पर गोबलेट सेल्स होते हैं, कलश कोशिका। ये देखो कलश कोशिका है,
कलश कोशिका और गॉबलेट सेल या म्यूकस नेक सेल ये क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रेट करती हैं। म्यूकस या श्लेष्मा लसलसा तरल होता है ताकि फूड आए और सड़क के सीधे नीचे स्टमक में चला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती हैं? म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। श्लेष्मा ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं, इसके अलावा कोई दूसरी ग्रंथि नहीं पाई जाती। क्लियर? फूड चला गया स्टमक में, स्टमक से वापस ना जाए, फूड स्टमक से वापस ना आए, इसीलिए इसोफेगस के सबसे निचले हिस्से में एक अवरोधनी पाई जाती है, स्फिंक्टर पाया जाता है। एक अवरोधनी पाई जाती है जो कंट्रैक्ट हो जाती है, तो स्टमक का कंटेंट वापस इसोफेगस में नहीं आ पाता। इस अवरोधनी को हम कहेंगे लोअर, सबसे निचले पार्ट में इसोफेगस के सबसे नीचे है, तो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, ठीक है ना, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। क्लियर? LES भी बोला जाता है। इस आसपास में हार्ट मौजूद होता है, इसीलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है। तो गलत नहीं करना, कार्डियक स्फिंक्टर GIT में होता है, इसोफेगस के लोअर एंड में होता है, कार्डियक स्फिंक्टर हार्ट में नहीं होता। समझे मेरी बात? तो ये है इसोफेगस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। इसोफेगस के बाद अपन बात करते हैं स्टमक की। चलो स्टमक का दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो, यह है इसोफेगस का सबसे निचला हिस्सा जहाँ पर सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। अरे भाई, जब सर्कुलर मसल होगा, गोल गोल मसल होगा, तभी तो ल्यूमेन को कंट्रैक्ट करके छोटा करेगा ना, ल्यूमेन को बंद करेगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा तो इसोफेगस को छोटा करेगा। इतना बड़ा इसोफेगस है तो इतना बड़ा इसोफेगस हो जाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल स्फिंक्टर नहीं बनाता, स्फिंक्टर सर्कुलर मसल बनाते हैं, जो ल्यूमेन है उसको कम कर देगा। ओके, तो ये हैं कार्डियक स्फिंक्टर। किससे बना है? सर्कुलर मसल से, वृत्ताकार वर्तुल पेशियों से बना होता है। कोई भी स्फिंक्टर सर्कुलर मसल से ही बनता है। ओके, इसोफेगस खत्म है यहाँ। इसोफेगस के बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्टमक। दिस इज स्टमक या आमाशय। ओके, स्टमक। स्टमक के पार्ट्स बता देता हूँ, कौन कौन से भाग होते हैं। स्टमक का वो भाग जो हार्ट के आसपास में है, इसका अलग नाम होगा। स्टमक का वो भाग जो बड़ा सा है, फूला हुआ है, फूला हुआ बोल रहा हूँ, उसका अलग नाम होगा। स्टमक का वो भाग इस आसपास में जो फूला हुआ नहीं है, इसका अलग नाम होगा। स्टमक का वो भाग जो कीप जैसा है, कीप या फनल शेप का है, देखो फनल शेप का है, इसका अलग नाम होगा। देखो, स्टमक का सबसे पहला पार्ट हार्ट के पास में है, इसीलिए इसका नाम होगा
कार्डियक, ठीक है ना। स्टमक का फर्स्ट पार्ट कार्डियक पार्ट। दूसरा फूला हुआ भाग, कहीं भी अगर फूला हुआ गुब्बारा, गुब्बारे का सबसे बड़ा जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसको कहते हैं फंडस। गुब्बारे का बड़ा फूला हिस्सा फंडस, यूट्रस का फूला हुआ हिस्सा, गर्भाशय का फूला हुआ हिस्सा फंडस, ठीक है ना। वैसी स्टमक का फूला हुआ हिस्सा फंडस, फंडस, क्लियर। ये तीसरा हिस्सा जो काफी बड़ा हिस्सा है, ये देखो बड़ा सा हिस्सा है ना। अगर हिस्सा बड़ा है, फूला हुआ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिस्सा अगर बड़ा है तो इसको बोला जाता है बॉडी, ठीक है ना। जो हिस्सा कीप जैसा फनल शेप का लग रहा है, कीपाकार लग रहा है, कीपाकार हिस्से को कहीं भी अगर कीपाकार है, फनल शेप का है, तो उसको कहते हैं पाइलोरस। तो स्टमक के कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ठीक है ना। देखो जो फूला हुआ हिस्सा है, फूला हुआ क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ प्रेजेंट है, इसीलिए वो फूला हुआ है। तो फंडस हिस्से में बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अरे ग्रंथियाँ तो सारे हिस्से में होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लैंड्स फंडस में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा ग्रंथियाँ फंडस में पाई जाती हैं। ओके, स्टमक का सबसे फर्स्ट पार्ट कोई पूछे तो कार्डियक, सबसे लास्ट पार्ट कोई पूछे तो पाइलोरस। ओके, ऐसा कौन सा स्फिंक्टर है जो इसोफेगस से स्टमक में खाना को आने देता है? कार्डियक स्फिंक्टर। ऐसा कौन सा स्फिंक्टर है जो उल्टी करते समय खुल जाता है? उल्टी करते समय स्टमक से कंटेंट है वो वापस आ जाते हैं। भाई जब तक इसोफिजियल स्फिंक्टर नहीं खुलेगा तब तक कैसे स्टमक का कंटेंट वापस आएगा? नहीं आएगा ना। तो उल्टी करते समय कौन सा ऐसा स्फिंक्टर है जो खुल जाता है? कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। ओके, जब कभी उल्टी आता है या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे दर्द होने लगता है, खाना खाने के बाद दर्द क्यों होता है? लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर मान लो कि कभी ठीक से बंद नहीं हुआ, खुला रह गया, तो स्टमक का एसिड वापस इसोफेगस में आना शुरू हो जाएगा। स्टमक का एसिड जब इसोफेगस में आना शुरू होगा तो इसोफेगस का नीचे वाला पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि दिल में दर्द हो रहा है, एक्चुअली वो दिल में दर्द नहीं होता, वो दर्द इसोफेगस के लोअर पार्ट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्फिंक्टर ठीक से काम नहीं किया, स्टमक का एसिड वापस इसोफेगस में आ गया और इसोफेगस में दर्द होना स्टार्ट हो गया, पेन होना स्टार्ट हो गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट बर्न। हार्ट बर्न, दिल में जलन। एक्चुअली वो दिल में जलन नहीं है, वो इसोफेगस में इरिटेशन हो रहा है। ओके, चलो स्टमक का पार्ट है लास्ट पार्ट पाइलोरस। स्टमक का कंटेंट कुछ देर तक, 4-5 घंटे तक स्टमक में ही रहे, आगे ना जाए। आगे जाएगा तो स्टमक का जो डाइजेशन होना था, स्टमक में डाइजेशन वो नहीं होगा। स्टमक में फूड को स्टोर करके 4-5 घंटे तक स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है ना। अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो और ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करके रखने के लिए पाइलोरस के एंड पार्ट में एक स्फिंक्टर और पाया जाता है, ताकि स्टमक अचानक से खाली ना हो जाए। इस स्फिंक्टर का नाम पाइलोरस के एंड में है, इसीलिए इसका नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। अभी तक 2 स्फिंक्टर बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, ठीक है। चलो, स्टमक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन
देखो, स्टमक खत्म हो गया, ये ऊपर वाला है कार्डियक स्फिंक्टर और ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक कंप्लीट। स्टमक के बाद अब मान लो कि ये आदमी है, ठीक है, अब समझ गए होगे, इसलिए अब मिटा दे रहा हूँ इसको। देखो, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं सी शेप का बनाया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देखो, स्टमक लेफ्ट साइड में है, ये जे शेप का स्टमक है मान लो ये। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ ऐसे क्या, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सी शेप का बना, सी शेप का। इस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडिनम। हिंदी में इसको ग्रहणी बोला जाता है, ग्रहणी। क्लियर? फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट से लंबा, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का नाम है जेजुनम, ठीक है ना। अग्र क्षुद्रांत वो पता नहीं, अब नहीं दोहराऊंगा मैं। इसके बाद और भी लंबा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट का नाम है इलियम। तीसरा पार्ट इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, ड्यूओडेनम सी शेप का होता है, सी शेप का है। देखो ये कर्वेचर सी शेप का है, तो ड्यूओडेनम सी शेप का होता है। ओके, सबसे छोटा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, देखो ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम का एक बात बता देता हूं मैं। ड्यूओडेनम है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ड्यूओडेनम होता है, सी शेप का होता है, ठीक है ना, सी शेप का होता है ड्यूओडेनम। देखो सी शेप का ड्यूओडेनम स्टार्ट करते हैं। यह है ड्यूओडेनम, ठीक। ये जो सी शेप का ड्यूओडेनम है, ये जो कर्वेचर है सी शेप, यहाँ पर पत्ती जैसी, पत्ती के संरचना की एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अग्नाशय या पैंक्रियास। क्वेश्चन है, ड्यूओडेनम के कर्वेचर में कौन सी ग्लैंड होती है? ड्यूओडेनम होती है, सॉरी पैंक्रियास होती है। पैंक्रियास की जो डक्ट है, पैंक्रियास की नली है, हालांकि 2 नली होते हैं लेकिन मैं एक ही बता रहा हूँ आपको। पैंक्रियास की नली को हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। पैंक्रियास की नली है तो पैंक्रियाटिक डक्ट या अग्नाशयी नली ही बोलेंगे।
स्टमक के इस आसपास में, स्टमक के ऊपर इस भाग में लीवर होता है। यहाँ है लीवर, यहाँ है पैंक्रियाज, इधर पैंक्रियाज और यहाँ पे बड़ा सा लीवर। पैंक्रियाज से एक नली जा रही है, इधर लीवर से एक नली जा रही है। देखो, लीवर से कॉमन बाइल डक्ट जाती है, कॉमन बाइल डक्ट, संयुक्त पित्त वाहिनी। ओके, ये कॉमन बाइल डक्ट जाके जुड़ जाती है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये जाके जुड़ गई किससे? पैंक्रियाटिक डक्ट से। देखो, पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ गई। तो अब जो जुड़ा हुआ नली है दोनों ग्रंथियों का, लीवर का और पैंक्रियास का, इस ग्रंथि को हम बोलेंगे हिपैटो, लीवर से आई है प्लस पैंक्रियास से भी आई है, पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ड्यूोडेनम का सी शेप है, उस सी शेप में पैंक्रियाज है, वहाँ पर पैंक्रियाज है। और पैंक्रियाज डायरेक्ट नहीं जाती, पैंक्रियाज के नली के साथ लीवर की नली आके जुड़ती है और बनाती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट आगे जाके ड्यूोडेनम में जुड़ जाती है और वहाँ पर ड्यूोडेनम थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, ड्यूोडेनम वहाँ पर फूल जाता है। और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तभी पैंक्रियाज और लीवर से एंजाइम आएंगे ड्यूोडेनम में, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर हो, जब ज़रूरत पड़े तो एंजाइम्स आ जाएं ड्यूोडेनम में, जब ज़रूरत ना पड़े तो वो स्फिंक्टर बंद हो। ये जो स्फिंक्टर है इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है ना, साइंटिस्ट के नाम पर है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। जब स्फिंक्टर है तो उसके पीछे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा नली पे, तो वो नली हल्का सा फुला हुआ है, ये देखो फुला हुआ है, इसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। क्लियर है इतना? चलो, ड्यूोडेनम कंप्लीट है। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार 2-4-5 मिनट के लिए इस वीडियो को रिवाइज कर लेना। ओके, ड्यूोडेनम का एनाटॉमी क्लियर है। ड्यूोडेनम के बाद जेजुनम होता है, जेजुनम के बाद इलियम होता है, ठीक है ना। देखो, सबसे छोटा पार्ट ड्यूोडेनम है, स्मॉलेस्ट, जेजुनम उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और इलियम है वो सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के 3 भाग हैं, सबसे छोटा भाग ड्यूोडेनम, सबसे छोटा और पहला भाग, दूसरा भाग और मीडियम साइज का जेजुनम, छोटी आंत का सबसे अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है इलियम। क्लियर? चलो, मान के चलो कि ये इलियम है, ड्यूोडेनम कंप्लीट हो गया, ये ड्यूोडेनम हो गया, ये जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, ये देखो इलियम, इलियम कंप्लीट, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया, अब स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी कंटेंट है वो डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट सिरा और
ये देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, बड़ा सा फूला हुआ पार्ट इस तरफ बंद है और पतला हो गया है। पढ़े होगे, पहले लंबा था, ये वाला पार्ट पहले मोटा लंबा था ताकि डाइजेशन और लंबा चले, सेल्यूलोज का डाइजेशन हो। लेकिन हम तो पका भोजन खाते हैं, ठीक है ना, हजारों हजारों साल से हम पका भोजन खाते आ रहे हैं, हमारी आंतों की ज़रूरत नहीं पड़ी, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा से ही काम चलना शुरू हो गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम वाला भाग, मतलब ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं क्रीमी जैसा हो गया। क्रीमी, एक वर्म लाइक, कीड़े जैसा हो गया। पहले लंबा था लेकिन अब कीड़े जैसा हो गया, क्योंकि हम पका हुआ भोजन खाते हैं, सेल्यूलोज ज़्यादा नहीं खाते, सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करते। जो एनिमल्स सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं, जैसे गाय बकरी हो गया, मतलब दूसरे एनिमल्स, खरगोश हो गया, सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं, तो उनमें ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये काफ़ी लंबा होता है। लेकिन हम में सिर्फ एक छोटा भाग रह गया है, क्रीमी जैसे रह गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्मी फॉर्म। किसका फॉर्म? वर्म लाइक फॉर्म, कीड़े जैसी संरचना। ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, पीछे छूटा हुआ पार्ट है, इसीलिए इसको कहते हैं अपेंडिक्स। क्रीमी रूपी, क्रीमी के जैसा है, ये बचा हुआ पार्ट है, इसीलिए क्रीमी रूपी अवशेषिका या परिशेषिका बोला जाता है। ओके, अपेंडिक्स कहते हैं इसको। ये हम में किसी काम का नहीं है, इसको काट के निकाल सकते हैं और निकाल देना चाहिए कोई दिक्कत हो तो। ठीक, देखो, फूड इधर से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से। फूड को अब जगह मिल रहा है, चलो इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे तो देख रहा है दरवाज़ा बंद है भाई, ठीक है ना, आगे दरवाज़ा है ही नहीं। तो ऐसा कमरा या ऐसा कोई कुछ जगह है जहाँ सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, इधर से गए और उधर से निकलने का जगह ही नहीं, उसको बोला जाता है अंधा। अंधा कमरा बोलो, अंधा घर बोलो, कुछ भी बोलो। ये नली है, नली है, इसीलिए नली के इस भाग को बोला जाता है अंधनाल या सीकम। सीकम, जो फूड मटेरियल, देखो, जो फूड मटेरियल यहाँ आ गया वो इधर आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, यहाँ पर जमा रह जाएगा। जब फूड मटेरियल यहाँ पर बहुत दिनों तक, बहुत समय तक जमा हो जाएगा तो इसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया पनपने लगेंगे। कौन से बैक्टीरिया पनपेंगे? ई कोलाई। हमको दिक्कत नहीं है इनसे ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे लिए विटामिन बी एंड विटामिन के का निर्माण करते हैं। तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? सीकम में पाए जाते हैं। अंधनाल, सब फूला हुआ जगह है, वहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, अब देखो, फूड है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, नीचे तो जाने का जगह है ही नहीं, इसीलिए फूड है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। देखो, ध्यान देना, ये हमारे बॉडी का राइट साइड है, ये हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड है, मतलब सीकम राइट में यहाँ पर होगा, इलियक फोसा, ठीक है ना। यहाँ से फूड कंटेंट धीरे धीरे कोलोन में ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, लीवर के पास पहुँच गया, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट था वो सीकम था। लार्ज इंटेस्टाइन का जो दूसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं, ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना लार्ज इंटेस्टाइन, इस पार्ट को हम कहते हैं कोलोन। सीकम के बाद का भाग होता है कोलोन, जहाँ पर फूड कंटेंट आगे सरकते जा रहा है, सरकते जा रहा है, जहाँ फूड कंटेंट आगे सरक रहा है उसको कहते हैं कोलोन। फूड कंटेंट राइट साइड में ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन, ठीक है ना, आरोही कोलोन, ठीक है, असेंडिंग कोलोन। अब ये पहुंच गया लीवर के पास, ऊपर थोड़ी ना जाएगा ये,
लीवर के पास अब मुड़ के लेफ्ट साइड में जाना शुरू हो गया। लीवर के पास जैसे ही पहुंचा ये लेफ्ट साइड में मुड़ गया, ये देखो लेफ्ट की तरफ जाने लगा। तो ये तीसरा पार्ट हो गया जो इधर जा रहा है। इस तीसरे भाग को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्षैतिज भाग है, ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स कोलोन। 3 भाग हो गया। अब ये ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ थोड़ी ना निकल जाएगा, यहाँ पर आने के बाद अब धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये नीचे आना शुरू हो गया कोलोन। तो ये जो चौथा भाग है लार्ज इंटेस्टाइन का चौथा भाग, इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन, अवरोही कोलोन। क्लियर? अब यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, अब इसको मिड में आना है। रेक्टम और एनल कैनाल तो बीच में है ना, सेजाइटल प्लेन में है, बीच में है। तो अब इसको धीरे 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 बीच में आना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एस शेप का बन रहा है, ऐसे। इसको हम कहते हैं, इस 5वें भाग को कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन। इस 5वें भाग को हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन। ओके, ये सिग्मॉइड कोलोन आगे एक बड़े से पाउच में आ जाता है जहां पर फीसेस इकट्ठा होगा। इस भाग को हम कहते हैं, ये 6वां भाग हो गया, इसको हम कहते हैं रेक्टम या मलाशय। यहाँ पर मल इकट्ठा हो जाता है, टेम्परोरी मल इकट्ठा होता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो बाहर की तरफ छेद है इसको हम कहते हैं एनस या मल द्वार या गुदा द्वार। ओके, क्लियर है? तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के कौन कौन से भाग? सीकम, पहला सीकम, दूसरा एसेंडिंग कोलोन, तीसरा ट्रांसवर्स कोलोन, चौथा डिसेंडिंग कोलोन और 5वां सिग्मॉइड कोलोन और 6वां रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। मैं आपसे पूछूं कोलोन के कितने पार्ट हैं? कोलोन के कितने पार्ट हैं? तो कोलोन के कौन कौन से पार्ट हैं? एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। क्लियर? यह है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर पूरा एनाटमी? ओके। कोलोन की एक खास बात और है, ध्यान देना। ये जो कोलोन है इस पे एक मसल होता है, एक मसल की बैंड होती है कोलोन पर। ये देखो कोलोन के लंबाई के साथ है तो इसको अनुप्रस्थ मसल नहीं कहेंगे, अनुप्रस्थ मांसपेशी नहीं बोलेंगे, इसको हम अनुदैर्ध्य मांसपेशी बोलेंगे, जो कोलोन के साथ आगे तक जा रही है। ठीक है ना? ये मांसपेशी देखो अपेंडिक्स से स्टार्ट होकर पूरे कोलोन में, ठीक है ना? इस मसल को हम ये जो मसल है इसको हम कहते हैं टीनिया। कोलोन में है इसीलिए टीनिया कोलोइड। टीनिया का मतलब फीता होता है, तो पूरे कोलोन में एक फीते के जैसी मसल पाई जाती है जिसको हम टीनिया कोलाई कहते हैं, टीनिया कोलाई। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक लंबा सा पाइप है, कपड़े का पाइप। सिंपल सी बात है, मान लो कि पजामा है, ठीक है ना? पजामा है या पैंट है,
पैंट, लंबा सा पैंट जिसको पहनते हैं। मैंने क्या किया कि उस पैंट में, मतलब पैंट कपड़े का जो पाइप है उसके अंदर में एक धागा डाल दिया, लंबा सा धागा, और उस पैंट को मैं एक साथ ऐसे सिकुड़ दिया। मतलब 1 मीटर का लंबा पाइप है, उसको मैं 10 सेंटीमीटर या आधे मीटर के रस्सी में उसको रखा हूँ। तो उस कपड़े में बहुत सारे फोल्डिंग हो जाएंगे, बहुत सारे फोल्डिंग हो जाएंगे। वैसे यहाँ है, टीनिया कोलाई जब सिकुड़ जाती है तो कोलोन फोल्डिंग हो जाता है। तो टीनिया कोलाई के कंट्रैक्शन के कारण ये जो फोल्डिंग है, इनमें कंट्रैक्शन के कारण, टीनिया कोलाई में संकुचन के कारण, टीनिया कोलाई में संकुचन के कारण फोल्डिंग इन कोलोन, कोलोन में बड़ी आंत में फोल्डिंग आ गया है टीनिया कोलाई के संकुचन के कारण। इस फोल्डिंग को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हास्ट्रा। क्लियर? ये चीज़ें आपको पढ़नी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखो, जब हम खाते हैं खाना, फूड इनटेक करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये देखो फूड है, फूड में बहुत सारे पैथोजन हो सकते हैं, बहुत सारे रोग कारक हो सकते हैं, बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है ना? ये फूड जाता है सबसे पहले माउथ में। माउथ में जाने के बाद देखो, यहाँ पर है टंग, दिस इज टंग, नीचे टंग, इसके ऊपर में है ये क्या है? फेरिंग्स, फेरिंग्स, और इस आसपास में है पैलेट, पैलेट। अगर सामने से देखो, सामने से देखो तो यहाँ पर टंग नजर आएगा, जीभ, ठीक है ना? इसके बाद ये फेरिंग्स नजर आएगा, ग्रसनी, और आसपास में पैलेट, तालू नजर आएंगे, पैलेट। क्लियर है? देखो, और यहाँ है फूड। तो आपको पता है फूड के साथ बहुत सारे जीव जंतु भी जा सकते हैं। जीव जंतु कहने का मतलब पैथोजन, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, कुछ भी पैथोजन, रोगकारी जीव फूड के साथ जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो पैथोजन हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में ना जाए, नहीं तो हमको बीमारी होगा। क्लियर है? तो क्यों ना आसपास में ही इन पैथोजन को नष्ट कर दिया जाए। बोलोगे सर लार तो है, लार में लाइसोजाइम है, मार डाला। अरे भाई, उसके बाद भी थोड़ा बहुत बचा रह सकता है। उसको मारने के लिए WBCs की ज़रूरत है, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाओं की ज़रूरत है। तो देखो, टंग के पीछे जीभ है, जीभ के सबसे पीछे में एक उत्तक पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड मतलब यहाँ पर WBC है, ठीक है ना? WBCs हैं। चलो दूसरे कलर में बना देता हूँ मैं WBCs को। ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे WBCs हैं। टंग के पिछले हिस्से में WBCs का गुच्छा होता है, इसको लिम्फॉइड टिश्यू बोला जाता है। लिम्फॉइड टिश्यू का मतलब साफ साफ समझ लेना कि वहाँ पर WBCs का झुंड है बहुत सा,
ठीक है ना, टंग के पीछे में। जो तालु है, तालु में भी एक झुंड होता है WBCs का। फेरिंग्स में भी WBCs का एक ग्रुप होता है। तो ये क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू है। कहाँ कहाँ है? जहाँ से खाना जा रहा है उसके चारों तरफ। नीचे में खाना जा रहा है तो जीभ में है, साइड साइड में पैलेट में है, फिर पीछे की तरफ छत में फेरिंग्स में, सब तरफ लिम्फॉइड टिश्यू है। ये देखो लिम्फॉइड टिश्यू है, ये पूरा गोल सब तरफ से लिम्फॉइड टिश्यू है। इसमें से होके खाना आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। फूड है वो लिम्फॉइड टिश्यू से होते हुए अंदर जाएगा। जैसे ही खाना इन लिम्फॉइड टिश्यू के पास पहुंचेगा, WBCs है वो बैक्टीरिया को या पैथोजेंस को मार डालेंगे। क्लियर है? ध्यान देना। ये जो लिम्फॉइड टिश्यू हैं, दीज आर कॉल्ड एज, इन्हें किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है टॉन्सिल। टॉन्सिल जो जीभ में है वो है लिंगुअल टॉन्सिल। जो साइड साइड में है, जीभ के साइड साइड में, पैलेट के पीछे में, ये है पैलाटाइन टॉन्सिल। पैलाटाइन टॉन्सिल। और जो फेरिंग्स की छत पर है उसको हम कहते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल, ठीक है ना। जीभ है तो जीभ में लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेट में पैलेटाइन टॉन्सिल, और सबसे ऊपर छत पे है फेरिंग्स तो फेरिंजियल टॉन्सिल। सिंपल सी बात है। आप अगर देखो तो ये सारे एक रिंग में व्यवस्थित है। जितना भी खाना खाओगे वो सब इस रिंग से होके गुजर रहे हैं, इस रिंग से होते हुए गुजर रहे हैं। इस रिंग को हम कहते हैं, दिस रिंग इज कॉल्ड एज वॉल्डेयर्स रिंग। तो वॉल्डेयर रिंग क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू का एक रिंग है, या टॉन्सिल्स के एक ग्रुप है, रिंग है, जहां से होकर फूड पास होता है तो सारे उसके पैथोजेंस मर जाते हैं। अरे बचे हुए भी होंगे तो वो जाके इस स्टमक में सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्टमक में तो एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर? तो वॉल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, इन टॉन्सिल्स की, इसलिए इसका नाम पड़ा वॉल्डेयर्स रिंग, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट है पैलाटाइन टॉन्सिल। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर पैथोजन ज़्यादा है, पैलाटाइन टॉन्सिल मार मार के पकड़ पकड़ के मारना स्टार्ट कर दिया पैथोजन को, तो पैलाटाइन टॉन्सिल का साइज बड़ा हो जाएगा और हमारा यहाँ पे दोनों साइड में गाल फूल जाएगा, खाना खाते नहीं बनेगा। ऐसा लगेगा जैसे कान दर्द हो रहा है, वो कान में दर्द नहीं है, वो पैलाटाइन टॉन्सिल का दर्द होता है। ओके, क्लियर है ये बेसिक्स? ठीक। दूसरी बात देखो, हम जो भी खा रहे हैं हम चाहते हैं कि न्यूट्रिशन हमको मिले और उसमें जो हानिकारक पैथोजेंस हैं उसका हमारे शरीर पर गलत प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या करेंगे? मतलब हमारी फिजियोलॉजी क्या करती है? लार में लाइसोजाइम पहली बार मार दी, ठीक है ना, लार का लाइसोजाइम ख़त्म कर दिया, बचे खुचे को वॉल्डेयर रिंग ख़त्म कर दिया, और जो बचा खुचा उसमें पैथोजेंस है, स्टमक का एसिड ख़त्म कर दिया। एसिड में तो ख़त्म हो ही गए, फिर भी यदि बच गए स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे लिम्फॉइड टिश्यू हैं। देखो, मान लो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटी सी भित्ति है, अंदर में ल्यूमेन है, ये भित्ति है, ठीक है ना। अंदर में ये फूड है, फूड पार्टिकल है, लेकिन इसमें भी कुछ पैथोजन है। ये देखो पैथोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैथोजन चले गए, वो तो डिसीज करा देंगे। इनको भी मार दो भाई। इनको कैसे मारेंगे? ध्यान देना थोड़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा में, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर बहुत सारे लिम्फॉइड टिश्यू हैं।
मतलब लिम्फोइड टिश्यू मतलब यहाँ पर बी सेल्स हैं, बहुत सारे बी सेल इकट्ठे हैं, बी सेल। टी सेल बहुत कम होते हैं, बी सेल सब जगह लिम्फोइड टिश्यू में बी सेल होते हैं। ये सेल इन हानिकारक बैक्टीरिया को मार डालेंगे। ये फाइट करते हैं, फाइट विथ बैक्टीरिया या पैथोजन। तो ध्यान देना, लार में लाइसोजाइम, वर्डेयर रिंग में बी सेल या लिम्फोइड टिश्यू, स्टमक में एसिड, फिर से इंटेस्टाइन में बी सेल लिम्फोइड टिश्यू, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। यहाँ पर हम टॉन्सिल कहते थे, टॉन्सिल। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको टॉन्सिल नहीं कहते। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो ग्रुप है सेल्स का, इसको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कोई पूछे पेयर्स पैचेस क्या है तो बोल दो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, बी सेल्स का ग्रुप होता है, झुंड होता है, जो बैक्टीरिया या पैथोजन किसी भी रोगकारी जीव को मारने का काम करती है, उसको कहते हैं पेयर्स पैचेस। टॉन्सिल क्या है? गले में मारने वाले को टॉन्सिल कहते हैं। पेयर्स पैचेस क्या है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में मारने वाले बी सेल्स के ग्रुप को पेयर्स पैचेस कहते हैं। ओके, क्लियर? ठीक, क्लियर? ये चीज़ें बहुत ही बेसिक्स हैं, समझो पहले, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। मैं मानता हूँ कि वीडियो लेक्चर अटेंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार वीडियो लेक्चर अटेंड कर लिए तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए रट्टम रट्टा हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, फॉलो करना, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ना। नहीं तो सोचोगे कि एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी की हिंदी हवा नहीं लगेगा, बता दे रहा हूँ। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।